Hello, welcome back. Today we are going to learn about partial molar quantity, which is an important term in thermodynamics. आज हम सीखेंगे what is partial molar quantity और property जो कि थर्मोडायनेमिक का एक important topic है. ओके, चलिए देखते हैं what is partial molar quantity. ध्यान रहेगा. चलिए ध्यान रखेंगे कि पार्शियल मोलर क्वांटिटी लेविस के द्वारा दिया गया था, जीएन लेविस. ठीक है, जो मैंने यहां नोट करके रखा है, आप याद रखेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है पार्शियल मोलर क्वांटिटी. कहता है कि पार्शियल मोलर क्वांटिटी और प्रॉपर्टीज फॉर अ गिवन सिस्टम, किसी भी सिस्टम का, जिसका मतलब है द इंक्रीज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि वैसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है चेंज इन अमाउंट पर. ठीक है, चलिए कहता है कि चेंज इन इंक्रीज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट. मतलब जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट है सिस्टम में, उसके रिस्पेक्ट में 1 मोल से वृद्धि करना है. 1 मोल से वृद्धि करना है किसमें? तो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसमें वृद्धि करना है. और वृद्धि करना है तो क्या कहता है कि टू सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सिस्टम दैट देयर इज नो परसेप्टिबल चेंज इन इट्स कंसंट्रेशन. ठीक है, मतलब यहां पे कोई परसेप्टिबल चेंज नहीं दिखेगा. इसको अपनी भाषा में मैं आपको समझाता हूं. जैसे अगर समुद्र के पानी में, समुद्र में अगर 1 लोटा आप पानी डाल दो, क्या आपको चेंज पता चलेगा? नहीं चलेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है. तो 1 लोटा डालो या 1 लोटा निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां भी वही कह रहा है कि पार्शियल मोलर क्वांटिटीज का मतलब यह है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जो इंक्रीज होगा, कब होगा? 1 मोल कंस्टिट्यूएंट को ऐड करने पर, रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट का 1 मोल जब ऐड करेंगे तो कहता है कि उसमें कोई परसेप्टिबल चेंज नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो अमाउंट है वो बहुत ही लार्ज है. समझ आया? चलिए आगे देखते हैं. कहता है, ये जो मैंने पहले ही बताया वही चीज मैंने लिखा है यहां पे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो जीएन लेविस के द्वारा की गई थी. ठीक है, नेक्स्ट कहता है, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको मतलब मैथमेटिकली दिखा सकते हैं. तो कहता है कंसीडर अ थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. कोई भी कंसीडर करो थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, हीट कंटेंट, हीट कैपेसिटी, और ये सारे जो हैं हम लोग कंसीडर करेंगे और फिर आगे देखते हैं. तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ विच फॉर अ होमोजेनियस सिस्टम इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द सिस्टम. एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट परसेंट. हियर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, n1 n2 डॉट डॉट ni. अब यहाँ पे x क्या है, p क्या है, t क्या है वो देखते हैं. तो x कहता है थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, p क्या है प्रेशर, t क्या है टेम्परेचर, और जो n1 n2 n3 nith तक है वो नंबर ऑफ मोल्स है कंस्टिट्यूएंट्स का जो सिस्टम में प्रेजेंट हैं. यहां पे आपको समझा, एक फिर से एक बार रिपीट कर दें कि ये जो कंप्लीटली जो डिटरमाइंड हम लोग करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, वो किसके बेसिस पर करेंगे? तो करेंगे प्रेशर, टेम्परेचर और अमाउंट के बेसिस पर. क्योंकि वेरिएशन तो इसी में थोड़ा बहुत करेंगे हम लोग. अलग बात है कि प्रेशर, टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, तो चेंज क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स, जो शुरुआत की डेफिनेशन में भी थी, इंट्रो पार्ट में भी थी. तो ध्यान रखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट करके इस पे कहानी चलना है, और इसी के बेसिस पे हम लोग फिर निकालेंगे डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर पार्शियल प्रॉपर्टी का डिपेंडेंसी. ओके, चलिए देखता हूं नेक्स्ट. नाउ इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इवन इन द अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एज वेल, द चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज गिवन बाय. कहने का मतलब, जैसा कि अभी मैंने जस्ट पहले एक फंक्शन माना, एक प्रॉपर्टी लिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई x, जो किसका फंक्शन था?
टेम्परेचर का, प्रेशर का और nith कंस्टिट्यूएंट का। तो कहता क्या है कि अगर इनमें से किसी में भी स्मॉल अमाउंट में चेंज ले आए तो क्या होगा, वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड करता है इस पर, फंक्शन है इसका। तो ऑब्वियस है कि इसमें अगर बदलाव लाते हैं इसमें भी बदलाव आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर स्मॉल चेंज कर दें प्रेशर, टेम्परेचर में, साथ ही साथ कंस्टिट्यूएंट्स के अमाउंट में, तब ये जो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें भी बदलाव आ जाएगा, जो हम लिख सकते हैं या फिर दिया जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे dx बराबर dx by dt, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो p के रिस्पेक्ट बाकी क्या रखेंगे, कांस्टेंट। t के जब रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो बाकी चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी तरह अलग अलग कंस्टिट्यूएंट के लिए जब हम लेंगे तो अलग अलग चीज भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसे अब हम मानकर चलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश करें कि चेंज इन प्रेशर जो यहाँ पर है, तो प्रेशर टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। जो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है गायब हो जाएगा, जो बचेगा वो ये बचेगा, है ना। और इसी को कहते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग अभी हटाएंगे। चलिए देखिए आगे, सिंस टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 0, और dp बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये dx बराबर जो है dt और dp का जो टर्म यहाँ पे जो था हमारा इक्वेशन 1 में, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो बचेगा ये मेरा कौन सा टर्म, कंस्टिट्यूएंट वाला टर्म। बाकी सब क्या रहेंगे, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट है हमारा, तो सारे कंस्टिट्यूएंट वाले टर्म हमारा यहाँ आ गया। अब इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब है यहाँ पर क्या, तो कहता है कि हेयर द डेरिवेटिव, जो ये पहला डेरिवेटिव है ये हमारा, है ना, यहाँ पे सॉरी टर्म छूट गया हमारा। तो जो ये हमारा ये डेरिवेटिव, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, है ना। तो ये जो डेरिवेटिव है dx by dn1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, और बाकी अदर कांस्टिट्यूएंट भी तो रहेंगे फिक्स हमारे, क्योंकि n1 पर कहानी चल रहा है। तो कहता है ये कहलाता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी या फिर क्वांटिटीज फॉर द कंस्टिट्यूएंट 1, यानी ये पहले कंस्टिट्यूएंट के लिए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है। अब जब ऐसा है तो हम क्या है कर सकते हैं कि इसको जो है इस टर्म में लिख सकते हैं। किस टर्म में, x1 मान लेंगे, x तो मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, इसी का वेरिएशन चल रहा है, और इसी का वेरिएशन चल रहा है किस पर, पहले कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर। तो इसको मान लिए x1 और ऊपर में साइन दे दिए, क्योंकि इससे तो थोड़ा अलग रहेगा वो, तो वो मान लिए। अब ऐसे जब मान लेते हैं तो सिमिलरली हम ये कर सकते हैं कि ये अगर 1 के लिए x1 हुआ तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 टू द पावर, बार पढ़ लीजिए इसको, ni है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे xi, ith टर्म के लिए, ith पार्टिकल के लिए या फिर ith कंस्टिट्यूएंट के लिए। तो इसी चीज को मैं फिर से थोड़ा सा टर्म में लिख रहा हूं और कुछ नहीं, सिंपल समझ लीजिए कि सिमिलरली for the ith constituent लिख सकते हैं हम लोग कि dx dni at constant temperature pressure, इसको क्या लिख सकते हैं, xi to the power लिख सकते हैं। तो होगा क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन ये जो 2 मैंने लिखा है इसको रीराइट करेंगे। ठीक है। अब रीराइट कैसे करेंगे वो देखिए, कहता है नाउ इक्वेशन 2 कैन बी rewritten as इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे 3, है ना। हमारा ये जो डिफरेंशियल टर्म था वो x1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ जो dni है तो वो तो रह ही जाएगा dn1 dn2 dn3, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में ये बता रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में हमारा वेरिएशन चल रहा है। ओके, आपको ये समझ आया। तो ये हो गया 3rd टर्म, और यही जो है कहलाता है
रिक्वायर्ड पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑन द बेसिस या फिर ऑन द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट। जैसा कि आपने डेफिनेशन शुरू में ही देखा था कि है कुछ नहीं पार्शियल मोलर क्वांटिटी, बस क्या एक इंक्रीज है। किस बेसिस पर इंक्रीज है कि जब एक छोटे अमाउंट में जब हम चेंज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम बदलते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, तो पूरे सिस्टम में जो बदलाव आता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि उसका बदलाव देख नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम में जो अमाउंट ऑलरेडी है वो लार्ज अमाउंट है। जिसका एग्जांपल आपको मैं समुद्र के पानी से समझाया। आई होप यहां तक आपको समझ आया। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। आइए अब हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज। यहां पे कहता है कि दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हमको पता है कि ये जो कहानी थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर थी, लेकिन कहता है कि जब पार्शियल मोलर क्वांटिटीज की कहां बात आएगी तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहता है दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के साइज पे कोई डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है कि अगर सिस्टम में एक सिंगल कंपोनेंट हो तो जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी होगा वो आइडेंटिकल होगा अदर मोलर क्वांटिटी जो उसमें होंगे उसके। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि पार्शियल मोलर क्वांटिटीज फॉर द डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जैसा कि हमको पता है, आप अभी देखें अभी जस्ट आप देखें कि हम लोग पार्शियल मोलर क्वांटिटीज को लिख कैसे रहे हैं। तो सिंपल बात है, हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ऐसे, dx बराबर लिख रहे हैं x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2 प्लस डॉट 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 xi बार dni, ऐसे ही लिख रहे हैं, है ना। जो पार्शियल क्वांटिटीज है तो कहता है कि x तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मान लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या, तो मान लेते हैं हम लोग वॉल्यूम लिए कि फॉर x बराबर वॉल्यूम, है ना। तो x बराबर अगर मान लो v ले लिया, यानी वॉल्यूम ले लिए, तो वॉल्यूम के केस में इसको कैसे लिखेंगे? तो सिंपल बात है, ऐसे लिखेंगे dv बराबर v1 dn1 प्लस v2 dn2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। सिंपल बात है, ऐसे ही लिखेंगे। अब उसी तरह मान लेते हैं अगर हम ले लिए यहां पर अब इंटरनल एनर्जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के केस में कैसे लिखेंगे? ये हुआ हमारा इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो यहां पे सिंपल हो गया, ये हो जाएगा फिर u टू द पावर dn1 प्लस u टू द पावर dn2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे। तो सारे अलग अलग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टर्म जिसका नाम है, ये तो हो गया पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ये हो गया पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, लेकिन इसी तरह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा आपको फ्री एनर्जी, जो कहलाएगा पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, जो आगे जाके एक नया टर्म बन जाएगा जिसका नाम है केमिकल पोटेंशियल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।